हेलो बच्चों, चलिए लेक्चर नंबर 5 में मिलते हैं। अभी तक हम लोगों ने वर्क के ऊपर बात की है। 4 लेक्चर हमारे वर्क के ऊपर कंप्लीट हुए, मतलब थ्योरी हमारा पार्ट जो है वर्क के ऊपर वो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि जो हमने 4 लेक्चर देखे इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस काफ़ी की है, जिसमें हमारे जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी मैंने आपको कई कराए हैं, उसमें एडवांस के क्वेश्चन भी कराए हैं, यूरोडोप के भी क्वेश्चंस कराए और बाकी इंडिया के जितने भी आपकी एडवांस की किताबें हैं उनमें सभी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। तो वर्क हमारा कंप्लीट हुआ। आज जो लेक्चर नंबर 5 है उस लेक्चर नंबर 5 में वर्क के ऊपर स्पेशली 2 किताबों को मैंने इस पर जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो जेईई मेंस के पीवाईक्यू और यूरोडोप के, ठीक है। बाकी हम आगे देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 हमारे पास वर्क के ऊपर है। जैसे इस पे पहला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमारा यूरोडोप का है, इसको हम देखते हैं कैसे करना है, इसे समझते हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया है कि बोला गया है कि एक बॉडी ऑफ मास m was slowly pulled up to hill by a force F which at each point has directed along the tangent to the trajectory। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो टेंजेंशियली फोर्स कह सकते हो, F लग रहा है। फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय दिस फोर्स, जो हमारा जो फोर्स लग रहा है इसके द्वारा वर्क डन हमको फाइंड करना है। और यहाँ पर आपको बोला है कि इफ द हाइट ऑफ द हिल इज h, ये आपको h गिवन है, ये h है, इसकी लेंथ आपको l दी है, ये लेंथ l दी है, इस ब्लॉक का मास हमारे पास यहाँ पर m दिया है और इस पर एक फोर्स F लगाया जा रहा है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है और बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज l। तो वो आपको ये क्वेश्चन में मेंशन है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो सरफेस है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है। तो सबसे पहले बात बताइए कि अगर बॉडी या ब्लॉक यहाँ से अगर ऊपर की तरफ मूव करके जाता है, एक बात तो समझ में आती है कि वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा ही होगा। जब भी हाइट चेंज हो तो वर्क डन बाई ग्रेविटी आना है। लेकिन चूंकि सरफेस से होते हुए जा रही है, तो सरफेस से अगर होते हुए जा रही है तो कन्फर्म है कि अगर मैंने वहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है तो वहाँ पर वर्क डन बाई फ्रिक्शन भी होगा। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो किनके द्वारा वर्क डन होगा? तो आप कहोगे सर वर्क डन 2 की वजह से आएगा, एक ग्रेविटेशन की वजह से आएगा, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन होगा और एक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन होगा। तो 2 के द्वारा वर्क डन होगा, लेकिन जो 2 के द्वारा वर्क डन होगा उसी के लिए ही यहाँ पर अप्लाइड फोर्स लगाया गया है। और ये अप्लाइड फोर्स इतना लग रहा है जिससे कि बोला है कि बहुत स्लो यहाँ पर ये सबको पुल किया जा रहा है, बहुत स्लो। स्लो का मतलब है कि आप ऑलमोस्ट इसे रेस्ट में मान सकते हो, धीमे 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 करके लेके जा रहा हूँ, बहुत स्लो मूवमेंट करा रहे हैं। तो मेरा ये कहना हुआ यहाँ पर कि स्लो जो हमारे पास जो फोर्स लग रहा है या स्लो मूवमेंट हो रहा है इस पर, इस ब्लॉक का जो स्लो मूवमेंट हो रहा है, इसका मीनिंग सिर्फ एक ही है कि वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स जो होगा वो वर्क डन बाई ग्रेविटी और वर्क डन बाई फ्रिक्शन के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर वर्क डन कौन कौन कर रहा है? ग्रेविटी वर्क कर रही है और फ्रिक्शन वर्क कर रही है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में आपको ऊपर लेके जा रहे हो और फ्रिक्शन के अगेंस्ट में भी लेके जा रहे हो। इसका मतलब है कि जो F के द्वारा जो वर्क डन होगा वो इनके बराबर होना चाहिए, तभी ये स्लो मूवमेंट करके जाकर वहाँ पर पहुँच सकता है। बिल्कुल। तो भैया हम ये कह सकते हैं इस केस में कि अगर हमको इसको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे कि वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स इक्वल टू वर्क डन बाई ग्रेविटी और प्लस का हमारे पास वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो इसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं तो ये एक बात ध्यान रखना कि जो वर्क डन बाई ग्रेविटी जो आएगा वो हमारे पास नीचे वर्क डन होगा, तो mgh वर्क डन बाई ग्रेविटी हो रहा है, ठीक है। ये इसके अगेंस्ट में है तो जो भी ये वैल्यू आएगी उनको ये इनका साइन नेगेटिव कंसिडर करके इसको हमें सॉल्व करना है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा? आप बोलोगे सर वर्क डन बाई ग्रेविटी सीधा होगा माइनस का mgh। क्यों माइनस का mgh होगा? क्योंकि नीचे आपका फोर्स mg लग रहा है और ऊपर की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो h हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 है। तो 180 होने की वजह से वर्क डन बाई ग्रेविटी नेगेटिव होगा। लेकिन हमको यहाँ पर क्या लिखना है? पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में तुम्हें वर्क करना है, तो ये पॉजिटिव हुआ। इसी तरीके से अगर वर्क डन बाई फ्रिक्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो ये भी हम जानते हैं कि आप फ्रिक्शन फोर्स लिखिए और हमारे पास साथ में डिस्प्लेसमेंट लिखो। अब डिस्प्लेसमेंट चेक करना होगा कि भैया डिस्प्लेसमेंट होगा कैसे। तो चूंकि इसका पाथ मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि इसको इंटीग्रेट किया जाए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इसके द्वारा वर्क डन जो होगा फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा और जो dx डिस्प्लेसमेंट अगर हम ले रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो dx डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, इसकी वजह से ये भी नेगेटिव होगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स चाहे आप छोटे से सेगमेंट में लीजिए चाहे बड़े सेगमेंट में लीजिए, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू में चेंज आएगा तो आएगा सिर्फ उसके एंगल चेंज होने से।
हालांकि हम जो सेगमेंट ले रहे हैं, इस सेगमेंट में हमारा एंगल भी चेंज नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने ट्रेजेक्टरी को अगर हम देखें ये वाला पार्ट, तो कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास एक ये है, ये वाला हिस्सा है जिसको मैंने ds लिखा है, इसको मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं dx लिख सकता हूँ, इसको थीटा लिख दिया और ये हमारे पास dy हो गया। तो इस पार्ट पे अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इस पार्ट पर अगर ब्लॉक रखा है यहाँ, तो हमारे पास इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो mg cos थीटा होगा और इसका ये होगा नॉर्मल। तो यहाँ पर वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या लिखोगे, आप लिखोगे माइनस का म्यू mg cos थीटा और इनटू का dx, ये इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। क्योंकि अगर बॉडी मोशन कर रही है तो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ही उसका फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी भाई। अगर बॉडी मूव कर रही है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ही उसका फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है म्यू इनटू का एन। इसका एन कितना होगा तो आप सीधा कहोगे mg cos थीटा। तो एन अगर हम यहाँ पर उठा के रख रहे हैं तो हमारे पास म्यू mg cos थीटा हो जाएगा। एक बात बताइए कि अगर मैं इस ds का कंपोनेंट इसके अलॉन्ग करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि dx की वैल्यू ही ds cos थीटा होगा? बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर ये ऐसा लिख सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि माइनस का म्यू mg इनटू का dx, और ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करना है। और कहाँ से कहाँ करेंगे तो dx सेगमेंट हमारे पास इधर की तरफ है, आप इसे 0 से लेके l तक इंटीग्रेट कर सकते हो। हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो माइनस का म्यू mg l बनेगी और इसी की ही पॉजिटिव वैल्यू हमें यहाँ पर कंसिडर करनी है, क्योंकि हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है अप्लाइड फोर्स के द्वारा। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी थी कि वर्क डन बाई ग्रेविटी तो नॉर्मल केस है, बट यहाँ पर जब ट्रैक जो जिस तरीके को फॉलो कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स में अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उसमें डिस्प्लेसमेंट में, तो भी हमारे पास वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ जाएगा। तो इसलिए ये आपको समझाने का सिर्फ इतना पॉइंट ये इसलिए था कि आपको ये बात पता चलना चाहिए कि हम ऐसे वर्क डन बाई फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एरोडोप का प्रॉब्लम हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं हम लोग। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए डिस्क ऑफ मास m 50 kg स्लाइड विद द 0 इनिशियल वेलोसिटी डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन सेट एन एंगल अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो पहले इसे समझते, इससे जितना बात बोली गई है इसका मीनिंग क्या है। तो बोला जा रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है। इस बॉडी का मास अभी मैं m मान लेता हूँ और इसका एंगल जो दिया है वो कितना दिया 30 डिग्री। यहाँ से स्लाइड करते करते नीचे पहुंचेगी और यहाँ से आके अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से दिया, ये हो गया। हैविंग ट्रांसवर्स द डिस्टेंस L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और कह रहे हैं कि यहाँ से ट्रांसफर होती है यहाँ से 50 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ से भैया यहाँ तक पहुंची और 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि द डिस्क स्टॉप, और यहाँ पर आके जिसको मैं ब्लॉक मान रहा हूँ ये डिस्क है एक, वो यहाँ पर आके, हालांकि इसके सेफ से अभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेफ का जो काम आता है वो सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन और रोटेशन चैप्टर में बॉडी का क्या सेफ है वहां पर मैटर करता है। उससे पहले अभी बॉडी का क्या सेफ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें अभी सिर्फ इतना मतलब है कि बॉडी है और उस बॉडी का मास इतना दिया, बात खत्म। मैंने क्या बोला, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बॉडी का सेफ की चीजों पर फर्क पड़ने वाला होता है सेंटर ऑफ मास कॉलिजन और रोटेशन जैसे चैप्टर में। आगे जरूरत पड़ेगी, अभी आपको जरूरत नहीं है। बॉडी कोई भी सेफ की हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो भैया हमारे पास उस बॉडी को मैंने वहां से यहां से बोला गया है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस ब्लॉक की 0 है और इसकी फाइनल वेलोसिटी भी यहां पर 0 है। ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स ओवर द होल डिस्टेंस। यहां से लेके यहां तक हमको बताना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, एज्यूमिंग द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू फॉर बोथ इंक्लाइंड एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब यहां पर भी फ्रिक्शन है और यहां पर थ्रू आउट सरफेस पर हमारे पास म्यू की वैल्यू 0.15 दी है। ये क्वेश्चन में आपको दिया है और बोला जा रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट करिए। आपको निकालने की बात जो कर रहा है वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात कर रहा है। तो चलो भैया देखते हैं, आओ।
हम अगर यहां से कहें कि बॉडी के पास अभी कौन सी एनर्जी है, तो आप कहोगे कि अगर कभी भी कोई बॉडी सरफेस से अगर किसी हाइट पे रखी है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आप कहोगे कि अगर हम यहां से पूछे, मान लीजिए सपोज कि ये हमारे पास एच है, ये एच हाइट यहां से दी है, तो अभी हमारे पास सिर्फ mgh इसकी एनर्जी है। अगर बॉडी यहां से लेके यहां पर आके रेस्ट में आ गई तो इसने कौन सी एनर्जी अपनी यूज करी, तो बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड होती है तो वो पॉजिटिव है, अगर हम उसको यूज कर लें, लॉस कर दें, तो निगेटिव हो गई। यही एनर्जी हमारी अगर निगेटिव हो रही है तो हम ये लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस का mgh। यही बेसिकली हमको यहां पर फाइंड करना है। तो कुल मिला के हम क्या, हम मास दिया इस मतलब इस क्वेश्चन में मास दिया है। h की वैल्यू क्या मालूम है हमें, नहीं पता है। कि g की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। हमें h नहीं पता है, तो h कैलकुलेट करना ही हमारा यहाँ पर पर्पस होना चाहिए। और अगर आप h निकाल लोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हालांकि अगर तुम चाहो तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। एक तरीका ये भी है कि आप इनका डिस्प्लेसमेंट निकालो यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका भी डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। अगर इनके डिस्प्लेसमेंट आ गए तो इधर आप जानते हो कि इस पर हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी, इधर की तरफ जो बनेगी वो आपका बनेगा fr max, जो बनेगा वो बनेगा म्यू mg cos थीटा। तो fr इंटू का डिस्प्लेसमेंट कर दोगे तो भी वर्क डन बाई फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन पीछे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा तो नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। इधर की तरफ भी बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, आपका पीछे की तरफ हमारे पास फ्रिक्शन होगा, तो आप वो भी कर सकते हो। दोनों बातें हैं। तो हम एक आपको सिचुएशन बता दे रहे, दूसरी सिचुएशन आप करना, ठीक है। देखो हमको एच कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे जरा समझिए। बताओ कि अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो क्या एक्सेलरेशन इधर होगा, बिल्कुल होगा। हमने कह दिया कि ये a1 है, बॉडी यहां से लेके अगर यहां तक मूव कर रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैं मान लेता हूं कि यहां पर s1 है। अब यहां से अगर यहां रेस्ट पे आ रही है, इसका मतलब है कि इतने रीजन में यहां से लेके यहां तक इस पे रिटार्डेशन लग रहा होगा, ये रिटार्डेशन हो गया। यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो इस ट्रैक की फाइनल वेलोसिटी होगी, मान लो कोई v है, और इस ट्रैक के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसी को हम समझते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं, इक्वेशन फर्स्ट डाल लीजिए। यहां पर अगर हम बात करें तो पहली इक्वेशन के लिखते हैं, v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर प्लस 2a1 s1। हमारे पास v हमको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, u इनिशियल प्लस का 2, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, तो a की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू क्या उसे समझिए। देखिए आप जानते हो फ्रिक्शन चैप्टर में बताया था कि जब कोई भी ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पर अगर स्लाइड कर रहा होता है, उसका एक्सेलरेशन हम लिखते हैं a इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा। मैं पूरी इक्वेशन निकाल के इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। ये बहुत बेसिक सा फॉर्म हमारे पास ये फॉर्मूला ही हम जानते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि एम जी साइन थीटा नीचे फोर्स होगा इस ब्लॉक पर, पीछे फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा, तो क्या लिखोगे म्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी एम जी कॉस थीटा, और यही एम ए के बराबर होगा, तो एम से एम कट जाएगा तो आ जाएगा ये, ठीक है। आओ देखो यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू को मैं 10 ले रहा हूँ, और साइन 30 माइनस 0.15 इंटू का 10 इंटू का कॉस 30। इसको सॉल्व करिए तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस का 1.5 इंटू का √3/2। हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं भैया, देखो क्या आएगा। यहाँ से देखिए कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ मैं। हमारे पास ये दिया है 1.5 इंटू 1.732, यहां से ए की वैल्यू देगी 5 माइनस 2.598/2, और इसको अगर लिखते हैं 2.598/2, तो ये वैल्यू आएगी a इज इक्वल टू 1.3। हमारे पास इसका एक्सेलरेशन जो a1 है, आप इसे a1 लिख सकते हो, ये a1 a1 a1, तो a1 की वैल्यू आ गई 1.3, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से शो कर देता हूं 1.3। आगे देखिए हमारे पास ये आ गया। अच्छा, जब कोई ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड करता था तो ए क्या लिखते थे,
तो हम लोग लिखते थे कि A2 की वैल्यू जो होगी वो माइनस का म्यू जी होगा। यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास जो दी है माइनस का 0.15 और इंटू का 10, हमारे पास A2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास E2 आ गया। इनकी वैल्यू उठा के रखते हो तो सबसे पहले हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी दी है, तो हमारे पास A1 की वैल्यू दी है इंटू का 1.3 और इंटू का, अगर मैं S1 लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, तो S1 को अगर लिखना चाहो तो आप इसे 2h के बराबर लिख सकते हो, या h y sin 30, तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा 2h बन जाएगा। इसको अगर आप लिखना चाहो तो यहां से 2h लिख सकते हो, यहां से लिखिए sin 30 इज इक्वल टू h अपॉन S1, तो S1 की वैल्यू बन जाएगी 2h। ये बन गया हमारे पास, तो इसे रखिए आप 2h, ये आ जाएगा। यहां से हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर कि यहां से बन जाएगा 4 इंटू का 1.3 h, ये कितना बन गया, तो यहां से बन जाएगा हमारे पास 12, ये बन जाएगा हमारे पास 5.2 h। v स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। इस v स्क्वायर की वैल्यू को हम आगे देखते हैं तो देखिए क्या बनता है, इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू को यहां के तक देते हैं उठा के, v स्क्वायर इज इक्वल टू 5.2 h। अगले केस में अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस 2a2 इंटू h2। यहां से v2 स्क्वायर फाइनल दिया जाए, इस ट्रैक के लिए इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है जो उसकी फाइनल है, और इसकी फाइनल कितनी आई है वो हमारे पास आई है 5.2 h। ये बन गया कि v स्क्वायर को u स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, माइनस का 2 इंटू का, और वैल्यू दी है 1.5, और कितना दिया है तुम्हारे पास, ये वैल्यू दी है 0.5। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, ये हो जाएगा 5.2 h इज इक्वल टू, हमारे पास बन जाएगा, इसे लिखोगे तो 1 तो हो जाएगा 1.5, h की वैल्यू कितनी होगी, तो हो गई 1.5 अपॉन 5.2 मीटर। h की वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू को उठा के रख दीजिए और हमारे पास आ जाएगा वर्क बाई फ्रैक्शन इज इक्वल टू माइनस का mgh। आप यहाँ पर रखोगे तो m की वैल्यू कितनी दी है, आप लिख सकते हो 50/1000 इंटू का 10 इंटू का 1.5 अपॉन 5.2। इसे सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन जहाँ तक आंसर आता है इसका, FR मैक्स इज इक्वल टू माइनस का 0.5050। इसे एक बार चेक कर लेना, इसका आंसर जहाँ तक ये आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेशन करने से हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। आगे बढ़े, चलो इसका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, हमारे पास एरोडोप का एक और क्वेश्चन दिया है। ए लोकोमोटिव ऑफ द मास m स्टार्टिंग moving so that its velocity varies according to the law v is equal to alpha root x, where alpha is a constant and s is the distance covered. Find the total work performed by all the force which are acting on the locomotive during the first t second after the beginning of the motion. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हालांकि इस क्वेश्चन को हम पहले से कर चुके हैं और ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था लेक्चर 4 में। आप एक बार लेक्चर 4 को देखिए, जिन लोगों ने देखा होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी जैसा ही क्वेश्चन सेम हमारा जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो भी अभी इसके बाद ये क्वेश्चन जो आएगा वो जेईई मेंस का ही क्वेश्चन होगा। देखो करते हैं इसे, देखो यहां से देखिए हमारे पास v इज इक्वल टू अल्फा रूट एस। एस अगर डिस्टेंस है तो मैं उसे x मान लेता हूं। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि f इज इक्वल टू ma होना चाहिए, तो a निकालना है। a के लिए लिखेंगे v dv/dx। तो हमारे पास यहां से देखा जाए तो v की वैल्यू क्या है, आप लिखोगे कि v की वैल्यू तो सर अल्फा रूट x है, और dv/dx क्या है, तो dv/dx क्या होगा,
डी बाई डी एक्स आप लिख सकते हो यहाँ से, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अल्फा अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ से ये कट गया, हमारे पास ए की वैल्यू जो आई वो आ गई अल्फा स्क्वायर अपॉन 2। तो ए की वैल्यू ये आ गई। आप अगर यहाँ से फोर्स निकालोगे तो हमारे पास बन जाएगा F इज इक्वल टू एम अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 और ये बन गया फोर्स। ठीक है, फोर्स के बाद हमको डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, लेकिन इन्होंने डिस्प्लेसमेंट आपको दिया नहीं है, तो आपको टाइम दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप लिखिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बेसिस पर आपका ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, एस इज इक्वल टू हाफ, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू का टी। आप अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देखो तो लिखोगे अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो फोर्स कांस्टेंट है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन सीधा लिख सकते हो एफ इंटू का एस, हमारे पास बन जाएगा एम अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू का अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। इसको अगर देखोगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन गई, हमारे पास बन गई एम अल्फा की पावर 4 टी स्क्वायर अपॉन 8। ये आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम हमारे पास जैसा ये क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर, इसी का जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए। ये दिया है, देखो v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, जो भी क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2024 में। तो जेईई मेंस 2024 में जो क्वेश्चन आया था वो यूरोप का ही क्वेश्चन एक तरीके से कह सकते हो। तो भाई इसमें अब अच्छा एक और चीज़ है, पीछे वाले में आपको टाइम दिया था तो आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था, और किस इक्वेशन से किया था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर आपको सीधा डिस्प्लेसमेंट ही दे दिया है। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया, उससे भी ज़्यादा सिंपल है। देखिए हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से अगर हम देखें तो जो v दिया है अल्फा रूट एक्स, इसके बेसिस पर अगर हमको a निकालना है तो v डी वी बाई डी एक्स लिखेंगे, और v डी वी बाई डी एक्स में लिखेंगे तो हमारे पास अल्फा रूट एक्स, और ये वैल्यू जो होगी वो क्या लिखोगे, अल्फा अपॉन 2 रूट एक्स। इससे अगर रूट एक्स कट गया, हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर अपॉन 2। तो ये तो आ गया हमारे पास a। फोर्स लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एम अल्फा स्क्वायर अपॉन 2। वर्क डन लिखना है तो क्या लिखोगे, अप्लाइड फोर्स के द्वारा, तो आप लिखोगे एफ इंटू का डी। हमारे पास लिखा तो एम अल्फा स्क्वायर डी अपॉन 2। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यूरोप का प्रॉब्लम ये भी है, देखते हैं कैसे करना है। आओ भाई, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया पहले पढ़ लेते हैं कि ए चेन ऑफ मास m इज इक्वल टू 0.8 kg एंड लेंथ l इज इक्वल टू 1.5 मीटर रेस्ट ऑन ए रफ सरफेस टेबल सो दैट वन ऑफ इट्स एंड हैंगिंग ओवर द एज। एक इसका एंड जो है वो हैंग कर रहा है, तो चेन स्टार्ट स्लाइडिंग ऑफ द टेबल प्रोवाइडेड द ओवर हैंगिंग पार्ट इक्वल एंड ईटा इज इक्वल टू 1/3। अब ईटा इज इक्वल टू 1/3 का मतलब हुआ कि जितनी लेंथ है उसका 1/3 पार्ट इसका हैंग कर रहा है, और 2/3 पार्ट जो है वो इसका ऊपर चेन मतलब उस पर टेबल पे रखा है। ये क्वेश्चन में दिया गया। उसके बाद बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द टोटल वर्क परफॉर्म्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द चेन बाय द मूवमेंट इट स्लाइड कंप्लीटली ऑफ द टेबल। मतलब जो पार्ट रखा है टेबल के ऊपर, अगर वो पूरा का पूरा स्लाइड करके वहाँ से टेबल से हट जाए तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो देखिए भाई साहब कैसे करना है उसे भी समझिए। मान लीजिए हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल पर जो एक चेन है इसका ये पार्ट L/3 है और ये पार्ट इसका 2L/3 है। तो अगर मास m दिया है टोटल, तो ये मास कितना हो जाएगा, 2m/3 हो जाएगा, और ये वाला जो मास होगा वो कितना होगा, m/3। ये स्टार्टिंग का है, ये सिचुएशन है इनिशियली सिचुएशन ये थी। अब इनिशियल सिचुएशन से क्या पता चलेगा, कुछ देखो, हो सकता है हमारे पास क्या म्यू दिया है, तो म्यू तो नहीं दिया है, हो सकता है कि इस सिचुएशन से हमको म्यू मिल जाए। तो चलो पहले म्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर आगे देखते हैं। आइए भाई, क्या हम ये कह सकते हैं कि जितना हैंगिंग पार्ट है वो इसके फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है। हैंगिंग पार्ट
m/3 इंटू का जी। ये जो वेट है वो इस फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है। आप लिखोगे Fr इज इक्वल टू m/3 इंटू का जी। ठीक है भैया। आप यहां से फ्रिक्शन फोर्स लिखिए तो लिखोगे म्यू इंटू का एन। एन क्या होगा? जो मास इंटू का जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो इसका होगा वो क्या लिखोगे? नॉर्मल रिएक्शन लिखोगे 2m/3 इंटू का जी। तो हम लिखेंगे 2m/3 इंटू का जी, और ये हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए? तो होना चाहिए m/3 इंटू का जी। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो m/3 जी यहाँ से कट गया, और म्यू की वैल्यू जो आएगी वो आप लिख सकते हो, म्यू की वैल्यू 1/2 होगी। तो इससे ये पता चल गया इस शुरुआत की कंडीशन से म्यू की वैल्यू 1/3 है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आगे की जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी। तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि हमारे पास चेन ऊपर, मान लीजिए एक्स पार्ट बची, तो इस एक्स पार्ट का मास मैंने m डैश लिख दिया। क्या बोलोगे? अगले कुछ समय बाद इसमें dx पार्ट डिक्रीज कर जाएगा। ये dx पार्ट क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे यहां पर लिखना है वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो क्या लिखना चाहिए? आप बोलोगे सर वर्क डन बाई फ्रिक्शन लिखिए कि यहां पर हमारे पास होगा Fr इनटू का डिस्प्लेसमेंट dx लिखोगे, और dx भी कैसा होना चाहिए? तो dx भी नेगेटिव होना चाहिए। क्यों dx नेगेटिव होना चाहिए? क्योंकि dx घटा है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है? तो आप बोलोगे सर दोनों का डायरेक्शन 180 है। यहां से देखो, यहां से लिखोगे तो आप Fr की वैल्यू क्या लिखोगे? तो Fr होगा म्यू इंटू का n, और n क्या होगा इसका? m डैश इंटू का g। तो आप लिखोगे यहां से म्यू m डैश g माइनस का dx, और ये वैल्यू कट जाएगी तो आपके पास सीधा dx बन जाएगा। यहां से आपके पास m डैश की वैल्यू क्या होगी? तो m डैश क्या होता है उसे लिखने का तरीका समझिए। एनएलएम और फ्रिक्शन में इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन कर चुके हैं कि टोटल मास बाई टोटल लेंथ इनटू का dx, ये हमारे पास होता है। सॉरी dx पार्ट नहीं, हमारे पास टोटल जो ऊपर रखा है उस पार्ट का, तो ऊपर पार्ट है x। क्या लिखोगे? आप m डैश लिखोगे टोटल मास बाई टोटल लेंथ इनटू का x। इस पार्ट का मास लिखा है, तो जो पार्ट का मास जो लेंथ दिया है वो x है। आप लिखेंगे यहां से, तो लिखेंगे m/l इंटू का x इंटू का g इंटू का dx, और ये इंटीग्रेट करो। और कहां से कहां करोगे? शुरुआत में लेंथ टेबल पे 2l/3 थी, लास्ट में 0 बचेगी। ये आपको कुल मिला के करना है। तो कैसे लिखोगे उसे भी देखिए। लिखोगे म्यू mg अपॉन l x dx का इंटीग्रेशन 2l/3 से 0। ये देखिए, इसको देखते हैं क्या आएगा। देखो हमारे पास ये लिखेंगे हम म्यू mg बाई l, और लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 2l/3 से 0। यहां पर वैल्यू उठा के रखिए, आपके पास 2 अगर यहां रख दोगे तो हमारे पास हो जाएगा म्यू mg अपॉन 2l, और इधर हो जाएगा हमारे पास 0 और माइनस का 2l/3 का होल स्क्वायर। ये होगा। मैं इसको यहां से हटा देता हूं। देखिए क्या हुआ यहां से। अगर हम इसे देखें तो हम यहां से लिख सकते हैं वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा म्यू की वैल्यू है हाफ, m की वैल्यू कितनी दी है? m की वैल्यू दी है 0.8 इंटू जी, तो 10 हो गया। अपॉन में हमारे पास दिया है लेंथ, टोटल कितनी दी है? टोटल लेंथ नहीं दी है, दी है सॉरी 1.5 हमारे पास ये दी है। तो इसको पहले एक बार हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या आता है, रुक जाइए। हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन 2l, और इधर से बनेगा माइनस का 4l स्क्वायर और अपॉन का 9। ये हमारे पास बन गया। इसे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा? हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी यहाँ से l से l कटा, और ये यहाँ से बना 2 से 2 कटा। कितना बना? यहाँ से बन गया हमारे पास माइनस का 2 म्यू एम जी एल अपॉन 9। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो
हमारे पास यहाँ से बनेगा माइनस का 2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, म्यू की वैल्यू हाफ, और इनटू का 0.8 इंटू 10 और इंटू 1.5 और अपॉन 9। यहाँ से अगर इसे काट देंगे तो हमारे पास वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 8 इंटू का 1.5 अपॉन 9, हमारे पास बनेगा माइनस का 12/9, हमारे पास ये बन जाएगा माइनस का 1 और अगर 9 से डिवाइड करोगे 30 हो जाएगा, 30 में अगर जाएंगे 3, ये वैल्यू आ जाएगी 33 जूल। ये आज का आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरीके की ये क्वेश्चन हमारे पास हम कर सकते हैं। आगे बढ़े, ठीक है, चलो भाई। अगला क्वेश्चन जेईई मेंस का है। इसको भी हमारे पास हम इस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। ये क्वेश्चन हमने पीछे बात करी थी लेक्चर नंबर 4 में कि अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ अगर एक्स दिया हो तो कैसे करना है। और अभी एक क्वेश्चन इरोडोव का किया है और एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका वो भी किया है। एक क्वेश्चन फिर से हम कर लेते हैं, ये देखिए हमारे पास कैसे करना है। अगर हम यहाँ से देखें तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 3x² प्लस का 4 दिया है। अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखूँ तो v dv/dx लिख सकता हूँ। हमारे पास यहाँ से दिया है 3x² प्लस का 4 और इसका डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 6x। अगर इसका डिफरेंशिएशन 6x है तो ये वैल्यू बन जाएगी 18x³ और प्लस का 24x। ये हमारे पास आ गया। यहाँ से हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ गया। अगर हमको यहाँ पर फोर्स लिखना है तो m इंटू का a करना पड़ेगा। तो f इज इक्वल टू 0.5 रखोगे तो हो जाएगा 9x³ और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 12x। ये हमारे पास फोर्स आ गया। वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स कितना होगा तो आप लिख लीजिए 9x³ प्लस का 12x और इंटू का dx, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करोगे तो इंटीग्रेट करोगे आप 0 से लेके 2 तक। इसे सॉल्व कर लीजिए। देखो भैया यहाँ से कितना हो जाएगा 9x⁴/4 और प्लस 12x² 2। तो इसकी लिमिट अगर आप रखोगे तो 0 से लेके 2 रखोगे। यहाँ से कितना बन जाएगा जरा चेक करिए। आप लिखोगे 9/4 इंटू 2⁴, इसे +6 लिख सकते हो और 2⁻², ये लिख सकते हो। अगर हम इसे देखें तो ये तो पार्ट आपका 16 हो गया। 16 को यहाँ से काटोगे 4 बार, यहाँ से 36 और ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से 36 और प्लस का 4 और 24, आपके पास आंसर आ गया 60 जूल। ये आंसर तो 60 जूल हमारे पास ऑप्शन में दिया ये आंसर। ऐसा क्वेश्चन हमने तीसरी बार किया है आज के लेक्चर में। एक इरोडोव का क्वेश्चन दिया था v इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ रूट एक्स, और वही सेम क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस में आया, मतलब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाला ही क्वेश्चन हमारे पास दिए दिया। इन क्वेश्चंस को हम जब अगर चाहेंगे तो हम लोग इसे वर्क एनर्जी थ्योरम के द्वारा भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और वर्क एनर्जी थ्योरम में इन क्वेश्चन को हम देखेंगे कि सेम क्वेश्चन को वहाँ पर कैसे करेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम वहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी वर्क पढ़ रहे हैं तो वर्क के द्वारा देख रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। आओ भाई, अगला क्वेश्चन इसका सेम वही क्वेश्चन v एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, इसको भी तुम कर लेना जैसे मैंने अभी बताया, बिल्कुल वही करना है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास 2 persons A and B perform same amount of work in moving a body through a certain distance d with application of forces acting at angle 45 degree and 60 degree with the direction of the displacement respectively. The ratio of force applied by the person A to the force applied by person B is 1/√x। तो x की वैल्यू क्या होगी ये हमको निकालना है। कुल मिला के बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमारे पास 2 बॉडी पर फोर्स लग रहा है और उनके द्वारा वर्क डन सेम आ रहा है, इसमें क्या बोला गया है कि अमाउंट हमारा पास जो वर्क हो रहा है वो अमाउंट ऑफ वर्क है वो सेम है, लेकिन हमने जो फोर्स लगाया है वो अलग अलग एंगल पर लगाया है। वो हमारे पास एक 45 पर है और एक 60 डिग्री पर है। तो आओ भैया, अगर मैं इसका देखें तो डिस्प्लेसमेंट जबकि सेम है, तो कुछ सिचुएशन कुछ ऐसे दी है कि एक बॉडी है जिसका मास m दिया है और इस पर F1 फोर्स इधर लग रहा है 45 डिग्री पर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेस हो रही है वो हमारी d हो रही है। सेम डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रही है हमारे पास d हो रही है।
इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी बॉडी भी ऐसे ही है, उस बॉडी का सेम बॉडी बोला गया ना कि हमारे पास जो बॉडी दी है वो सेम है, सेम बॉडी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो F2 है और यहाँ से जो एंगल दिया है वो यहाँ से 60 है। कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ से सेम डिस्प्लेसमेंट डी दे रहे हैं। बोला जा रहा है कि इनका वर्क डन सेम है, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ वर्क डन दोनों का बराबर है, तो ऐसा लिख सकते हो कि F1 cos 45, इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में करिए तो क्या लिखोगे, F1 cos 45 इंटू का D इज इक्वल टू F2 cos 60 इंटू का D। अगर ऐसा लिख दोगे तो D से D कटा और हमारे पास F1 बाई F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 60 बाई cos 45 और cos 60 की वैल्यू है 1/2 और ये हो जाएगी हमारे पास 1/√2। तो बेसिकली आंसर आ गया 1/√2। तो यहाँ पर अगर इसे कंपेयर करें हम 1/√x से, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, ये आंसर, ठीक है। तो ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर नंबर 4 में ये कराया है, इस तरीके का क्वेश्चन। यहाँ पर भी क्वेश्चन को पढ़ के समझना पहले है क्या। हमारे पास बोला है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज पुल्ड अप इस सरफेस इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल 60 डिग्री बाई ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। जो हमारे पास 10 न्यूटन वो दिया क्वेश्चन में, सब कुछ मेंशन है, और जो m की वैल्यू है वो तुम्हारे पास 1 kg है, ठीक है, ये बात हो गई। यहाँ पर आपको दिया 10 न्यूटन पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस एज शोन इन फिगर दिया है। व्हेन द ब्लॉक इज पुल्ड अप बाय द 10 मीटर, 10 मीटर अगर ऊपर की तरफ ये अगर अलोंग द इंक्लाइन सरफेस उसी डायरेक्शन में 10 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है, तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। एक और बात ध्यान रखना, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। तो अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको यूरोडोप का कराया था जिसमें सरफेस ऐसे दिया था, तो अप्लाइड फोर्स किसके अगेंस्ट में था, वो अगेंस्ट में था ग्रेविटी के और फ्रिक्शन फोर्स के। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन और ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन कैसा था, नेगेटिव था, लेकिन हमने अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या लिखा था, पॉजिटिव। सेम बात, अगर वर्क डन बाई अगर फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा वही आपकी पॉजिटिव वैल्यू आपका अप्लाइड फोर्स होगा। यहाँ पर भी देखो उन्होंने क्या बोला, हमको वर्क डन निकालना है फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में, तो जो वैल्यू आएगी उसका माइनस साइन करके हमको लिखना है। तो चलो भैया पहले वर्क डन बाई फ्रिक्शन लिखते हैं। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो भैया इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्योंकि आगे मोशन है तो पीछे लगेगा। चूंकि मोशन कर रहा है तो आप इसको काइनेटिक फ्रिक्शन लिख सकते हो। काइनेटिक फ्रिक्शन लिखोगे तो आप बोलोगे सर काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू का डिस्प्लेसमेंट और इनटू का cos 180, ये तो हमें लिखेंगे, ठीक है भैया। इसे लिखोगे म्यू इनटू का n इनटू का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इनटू का ये वैल्यू माइनस बन गई। यहाँ से क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे माइनस का म्यू mg। नॉर्मल एक्शन की वैल्यू क्या आएगी, नॉर्मल की वैल्यू लिखोगे mg cos 60, mg cos 60, क्योंकि तुमको 60 डिग्री दी, तो यहाँ से लिखोगे cos 60 और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, तो आपको 10 दिया। आओ भाई देखो ये क्या है, तो माइनस म्यू की वैल्यू कितनी दी है, म्यू की वैल्यू आपको दी है 0.1, m की वैल्यू कितनी दी है, m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू कितनी है 10 बोला गया, लीजिए ये वैल्यू हाफ हो गई और ये वैल्यू 10 हो गई। तो सबसे पहले ये वैल्यू बन गई 1 और इससे कट के ये बन गया 5। अब आपका ये बन रहा है माइनस का 5 जूल। तो ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन है, इसके अगेंस्ट में जो वर्क करेगा तो क्या होगा, इसका भी माइनस साइन, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 जूल। तो 5 जूल इज द आंसर। ये लो भाई, समझ में आ रहा। चलो भाई इसके आगे देखते हैं। देखो भैया यहाँ पर क्या दिया है, एक और क्वेश्चन देखिए, ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ए पर्सन पुशेस ए बॉक्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म सरफेस, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक रखा है और सरफेस कैसा है हमारा, रफ है। ही अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। एक पर्सन बॉक्स को धक्का दे रहा था हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो रफ था, वो कितना फोर्स लगाने लगा है, 200 न्यूटन लगा रहा है ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। 15 मीटर तक 200 न्यूटन का फोर्स लगाता है, ठीक है भैया। उसके बाद कह रहे हैं कि ही गेट प्रोग्रेसिवली टायर्ड
वो थका हुआ महसूस कर रहा है और उसके बाद ही अप्लाइज फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद द डिस्टेंस टू 100 न्यूटन। तो वो थका महसूस करने लगा और उसके बाद 15 मीटर के बाद वो लगातार अपने फोर्स को लीनियरली घटाते घटाते और 100 न्यूटन तक लेके जाता है। और ऐसा के लिए फिर बोला गया कि द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉक्स हैज बीन मूव्ड इज 30 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो थका महसूस करना स्टार्ट किया और लीनियरली डिक्रीज कर रहा है तो कितना और चला, और 15 चला। ठीक है, और बताया जा रहा है कि हमारे पास जो यहाँ पर वर्गडन निकालना है वो कितना होगा, ये हमको देखना है। देखिए भैया, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को आपको समझ के बस इतना देखना है कि भैया इसका तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और ये आंसर अपने आप आ गया, फोर्स न्यूटन और ये x मीटर। तो आपके पास 200 दिया है, 200 के बाद ये वैल्यू कितनी दी है 200, और कितने तक ये है 15 तक है। उसके बाद ये यहाँ तक गया और ये है 30, और ये कितना यहाँ पर घट के आ गया 100 न्यूटन। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है। और अगर आप वर्क डन निकालना है तो इसके लिए सीधा सा हमारे पास क्या निकल के आता है, एरिया। इस पूरे सेक्शन का एरिया निकालो। तो एरिया जब निकालोगे तो आप एरिया देखोगे तो क्या लिखोगे, पहले इस सेगमेंट का एरिया निकालो, ये वाला। जब इसका एरिया निकालोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे 15 इंटू का 200। ठीक है, ये लिखा। साथ में इस ट्रायंगल का एरिया लिखो, इस ट्रायंगल का एरिया लिखोगे तो क्या लिखोगे, हाफ इंटू 15 इंटू का, ये भी डिफरेंस कितना है तो 100 है। लो भैया, प्लस का इस वाले बॉक्स का भी लिखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि एरिया अंडर कर्व मतलब जो बोलते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्व है उसके अंडर का एरिया पूरा निकालना है। तो ये बॉक्स तो पूरा लिख दिया आपने, लेकिन अभी ट्रायंगल का सिर्फ इतना लिखा है, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। और ये कितना लिखोगे, तो लिखोगे 15 इंटू का 100। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो पहले तो ये आ रही है आपके पास 3000, 3000 के बाद आपके पास ये हो जाएगा 50, 50 का मतलब हो गया 750, और यहाँ से हो जाएगा 1500। इनको जोड़ोगे तो आपके पास हो जाएगा 5250 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया। अब देखो, ये जेएमएस 2025 का क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन को भी हमने लेक्चर नंबर 4 में किया है, और लेक्चर नंबर 4 का जहां तक ये पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ठीक है, और क्या बोला था कि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला जब हम किसी थीटा एंगल पर लगाते हैं तो उसकी वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स और वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स क्या निकल के आता था। तो आपको याद होगा कि अगर हम यहाँ से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है हमारे पास, ए ब्लॉक ऑफ मास 25 kg इज पुल्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस बाई ए फोर्स एट एन एंगल। एंगल यहाँ पर मिसिंग है, एंगल जो वैल्यू दी है वो यहाँ पर 45 डिग्री है। ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.25। द ब्लॉक ट्रेवल्स एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, और ब्लॉक हमारा कैसा है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो इसका मतलब है जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट किया है, उस सिचुएशन पर ये दिया गया। द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर ऑफ द ब्लॉक इज, कितना होगा। तुम्हें याद होगा मैंने आपको ये वाला जो है लेक्चर नंबर 4 में ये बताया था, ये ब्लॉक अगर हमारे पास m मास का है और कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू दिया है और अगर f लग रहा है, तो यहाँ से हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स होगा जस्ट स्लाइडिंग वाली कंडीशन के लिए, तो वो कितना होता था। तो आपने निकाला था कि F इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस का म्यू साइन थीटा। ये रिजल्ट मैंने लिखा था, आपको याद होगा। तो जिसको अगर नहीं पता है या ये डायरेक्ट लेक्चर देख रहा है, तो वो आप चाहो तो ये कहाँ से कैसे आया है, तो आप उसके लिए फ्रिक्शन का आप लेक्चर नंबर 3rd या 4th चेक करिए। और अगर ये क्वेश्चन चेक करना है तो ये क्वेश्चन आप लेक्चर नंबर 4 वर्क के में भी देख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए। तो हमको यहाँ पर एफ निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो पहले म्यू की वैल्यू देखिए। म्यू की वैल्यू कितनी दी है, तो म्यू की वैल्यू दी है 0.25, मास की वैल्यू कितनी दी है 25, और जी की वैल्यू कितनी दी है, तो जी की वैल्यू दी है आपको 10 कंसिडर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 10 के हिसाब से देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू कितनी बन गई, तो यहाँ से देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा 62.5, ये ऊपर आ गया। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी लिखना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी cos 45 प्लस 0.25 अपॉन का इंटू का साइन 45, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/√2,
इसे कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 0.25, यहाँ से अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 62.5 रूट 2 अपॉन, यहाँ से आ जाएगा 1.25, इसे कट करिए तो आंसर ये आ जाएगा 50 रूट 2। 50 रूट 2 न्यूटन हमारे पास यहाँ पर फोर्स आया इस वाले के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वर्क डन बाई फोर्स लिख रहे हैं तो क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर एफ डी इंटू का कॉस 45, क्योंकि फोर्स ये दिया है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कितना हो रहा है, तो बोला गया है यहाँ से डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो रहा है, तो आपको यही डी लिखना है, ये डी है। तो लिखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 50 रूट 2 इंटू का 5 और इंटू का कॉस 45, कॉस 55 की रूट 2 वैल्यू कट गई, कितना आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 250 जूल। 250 यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया है क्या, तो 250 कोई नहीं दिया है, आंसर हमारे पास सी होगा। अब सी क्यों होगा, ऐसे केसेस में जब अगर हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं हमने हल्की सी कोई भी वैल्यू में कोई चेंज तो नहीं दिया है। तो हमारे पास जी ही एक ऐसा है जहां पर हम इस चीज में चेंज लेके आ सकते हैं। तो जी की वैल्यू अगर 9.8 रखोगे तो हमारे पास ये आंसर 245 ही आएगा, ठीक है। मैंने जी की वैल्यू 10 ली है, ठीक है। तो आप अगर जी की वैल्यू 9.8 लोगे तो यही हमारे पास आंसर जो होगा वो 245 होगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, जहां तक लेक्चर नंबर 3 में कराया है ये क्वेश्चन मैंने आपको, ठीक है। तो देखो भाई इसको कैसे करना है। सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ mg है, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या बन जाएगी, आप लिखोगे n माइनस का mg इज इक्वल टू ma, तो ये बन जाएगा नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू mg प्लस ma, या सूडो कॉन्सेप्ट से देखोगे तो सूडो लगेगा ma, तो आप सीधे नॉर्मल को लिख सकते हो mg प्लस ma। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ से, अच्छा यहाँ से आपको दिया है a की वैल्यू दी है तो क्या लिख दोगे आप g/2, तो आप लिखोगे 3mg/2, तो नॉर्मल की वैल्यू ये हो गई। डिस्प्लेसमेंट लिखिए, डिस्प्लेसमेंट आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट लिखोगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये कहाँ से चलना स्टार्ट किया है, बोला जा रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और भैया यहाँ से हाफ इंटू g/2 और इंटू का t स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ से बन गया हमारे पास gt स्क्वायर बाई 4, ये बन गया। देखिए हमारे पास वर्क डन बाई नॉर्मल, क्वेश्चन में यही पूछा कि नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा कितना होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आप लिखोगे ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारे पास ये cos 0 होगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो आप लिखोगे 3/2 mg इंटू का डिस्प्लेसमेंट t स्क्वायर बाई 2, इसको देखो तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 4 है, तो हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़े, चलो भाई अब अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, हमारे पास यहां पर दिया है, बोला जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2m इज केप्ट ऑन ए टेबल सच दैट ए लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, द टोटल मास ऑफ द चेन इज 4 kg, व्हाट इज द वर्क डन इज पुल्ड द एंटायर चेन ऑन द टेबल। हमारे पास जो हैंगिंग चेन है, उस हैंगिंग चेन जो हैंगिंग चेन है वो 60 सेंटीमीटर है। अब इसको मैं अगर बात करूंगा तो वर्क एनर्जी कंजर्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। अभी एनर्जी कंजर्वेशन मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो उसकी मदद से एक हम चीज़ जानते हैं कि हैंगिंग चेन की जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है mgh/2। अगर रेफरेंस लाइन से पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाए तो ये 0 हो गई, और नीचे की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लिखी जाती है। इसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा तो तुम पॉजिटिव साइन लोगे, ठीक है, तो वही आपको पॉजिटिव वैल्यू दी गई है। लेकिन हैंगिंग मास जो दिया है इसका मास निकालोगे कैसे, तो आप बोलोगे सर टोटल मास बाई टोटल लेंथ, टोटल मास कितना दिया 4 अपॉन टोटल लेंथ कितना दिया ये, और हैंगिंग लेंथ कितनी दी है 0.6 ये दिया, इसे काटोगे तो मास आएगा 1.2 kg। तो हैंगिंग मास जो दिया है वो तुम्हारे पास 1.2 kg है। इसकी वैल्यू उठा के रख दो यहाँ से, तो हो जाएगा 1.2 इंटू जी की वैल्यू 10 और इंटू का एच कितना है तो 0.6/2,
तो आप इसे सॉल्व करके कह सकते हैं 0.3। यहाँ से अगर देखोगे तो माइनस का 3.6 ये आ रहा है, तो वर्क डन क्या बन जाएगा, इसके अगेंस्ट में वर्क करोगे 3.6 जूल बन जाएगा। ये हमारे पास आंसर, ठीक है। ये जेईई मेंस 2004 का क्वेश्चन है। आओ भाई, यहां से देखिए, इस क्वेश्चन को यहां पर करने की वैसे जरूरत नहीं है, यहां पर इस क्वेश्चन को कोई जरूरत नहीं है। हम चाहो तो मैं अभी बता सकता हूं, क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं तो इस क्वेश्चन को भी मैं यहां कराऊंगा नहीं, सिर्फ मैं हिंट के तौर पे बता रहा हूं, बाकी तुम कर लेना, ठीक है। आओ भाई, यहां पर बोला जा रहा है कि ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 5 × 10³ न्यूटन पर मीटर इज स्ट्रेच इनिशियली बाई 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, देन द वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फर्दर बाई अनदर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पहले से खींचिए, अगले 5 सेंटीमीटर और कितने खींचने के लिए आप क्या करोगे। तो मैं हिंट के तौर पे आपको ये बता देता हूं कि ऐसे के लिए फॉर्मूला लिखा जाता है हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। आप इसकी वैल्यू को उठा के रख देना, आंसर आ जाएगा हमारे पास। a की वैल्यू कितनी दी है, 5 × 10⁻, यहाँ पर 3 दिया है, और इसकी वैल्यू अगर रखोगे तो आपका जो फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा 10। तो 10/100 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5/100 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर है आ जाएगा। जहाँ तक कि ये आंसर हमारा 18.75 आता है। ये आपको, ये जब मेथड आपको बताऊंगा ना कि पोटेंशियल एनर्जी के किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन जो होता है वो कैसे लिखा जाता है और पोटेंशियल टर्म की कैसे लिखा जाता है, तो वही चीज़ जो है वो आपको बता देगी। तो आगे लेक्चर में हम ये चीज़ कराएंगे कि ये ऐसे ही क्यों लिख दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन डाल दिया मैंने, हालांकि उसको मना किया था कि ये क्वेश्चन मत डालना, लेकिन आ गया तो ठीक है, मैंने करा दिया, ठीक है। चलो भाई देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। तो हमारे पास जो वर्क की कहानी है वो वर्क की कहानी पूरी कंप्लीट हुई, वर्क की कहानी पूरी कंप्लीट हुई है, और वर्क के ऊपर सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं। अब लास्ट में जब एडवांस के PYQ क्वेश्चंस कराएंगे तो 2-3 क्वेश्चंस आपको और देखने को मिल जाएंगे, तो मैं वहीं पर करा देंगे। तो वर्क हमारा कंप्लीट हुआ। अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और उनके साथ पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, उनसे संबंधित अगला लेक्चर हमारा होने वाला है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में, ठीक है। ओके बेटा।